हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज चल रही है और हमने क्या किया है कि लास्ट लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर या बेसिक टर्मिनोलॉजी या फिर लिगेंड के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवां, सर्च कर सकते हो आप। तो आज हम करने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे शॉर्ट में हम EAN भी कहते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी? मान लो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसने लिगेंड के साथ क्या किया, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लिया है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ध्यान से समझना, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के इर्द गिर्द जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। लिख लो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी सिंपल है, पहले क्या लिखोगे? सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का एटॉमिक नंबर लिख लोगे, ठीक है। उसमें से क्या करोगे? उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस कर दोगे। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको विद साइन लिखनी है अभी, ठीक है। ज्यादातर मेटल क्या करती है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करती है। तो अगर पॉजिटिव कर रही है, यहाँ आप जैसे +1 लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस माइनस क्या रह जाएगा? माइनस रह जाएगा। बाय चांस या कोई रेयर केस हो जिसपे इस पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसमें क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विद साइन लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद में आप क्या करोगे? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड लिखोगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं भाई कि जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आयरन का। आयरन के साथ क्या है? 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और इसके ऊपर ओवरऑल -4 चार्ज है। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए कि इस सेंट्रल मेटल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। नहीं आती है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा रखा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इस पे -1 है, 6 है, -6 हो गया, तो इसके ऊपर क्या होगी? +2 होगी। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब आपको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करना है। कैसे करोगे? और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। पहले एटॉमिक नंबर लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है भी, तो कितना होता है? 26, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है आपको, कितनी है अभी? +2 है तो -2 हो जाएगा। इसके बाद में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है लिगेंड के द्वारा। अब आपको पता है एक लिगेंड क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 लिगेंड है तो कितने करेंगे भी? 2 × 6 कर देंगे। सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा और ये क्या है? 2 है, तो ये टोटल करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द कितने हैं? 36 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? अब देखो, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो मतलब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? अगर न्यूट्रल है एटम आपका तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यानी अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते, बट इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अभी +2 में कन्वर्ट हो गया। +2 में है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो मतलब कितने रह गए? 24 रह गए। 24 तो इसके खुद के हैं और 12 लिगेंड ने दे दिए, तो इसके इर्द गिर्द कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। एक और करते हैं अभी। जैसे मान लो अब की बार मैंने एग्जांपल ले लिया कि आयरन है, इसके इर्द गिर्द 6 साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और इस पर अब की बार -3 चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है? -3 चार्ज है। -3 है तो जाहिर सी बात है इस पे क्या हो जाएगा? +3 चार्ज हो जाएगा। अभी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करो, कितना होगा? 26 एटॉमिक नंबर लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3 है, यानी -3 हो जाएगा।
और उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं भाई, 1 2 दे रहा है तो 6 कितने दे देगा, 12 दे देगा, यानी ये कितना बच गया 23 में 12 जोड़ दिया आपने तो कितना आ गया 35। ठीक है, बहुत आसान है भाई, किसी का भी निकाल सकते हो इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले रहे हो क्रोमियम का, मैं इधर लिख देता हूं, क्रोमियम का ले रहे हो और क्रोमियम ने क्या किया, En के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, और इस पर +3 चार्ज है। अब आपको पता है ये न्यूट्रल होता है, ये +3 है, तो जाहिर सी बात है क्रोमियम का ही होगा +3। अब इसके केस में निकालो, ये क्या है, बाइडेंटेंट लिगेंड है आपका, तो En कैसे निकालोगे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्रोमियम का, 24 होता है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब कितने बच गए इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन 21 है। और इसके बाद में क्या होगा कि En है तो ये बाइडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है मतलब इस तरह से बॉन्ड बना रहा है ना, ये NH2 है यहाँ पर, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ NH2 है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से एक यहां से, यानी एक लिगेंड है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 और 2 4, एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 3 लिगेंड है, 3 कितने करेंगे भी 12 कर देंगे। समझ आ गया ना, ये ध्यान रखना है भी, अगर बाइडेंटेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन कितने करेगा 4, ट्राइडेंटेंट है तो एक जो लिगेंड है वो कितने डोनेट करेगा 6, ठीक है, तो ट्राई है तो ऐसे करोगे 2 इंटू ट्राई मतलब 3, 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 6 डोनेट करेगा, तो इस तरह से याद रख लो। अब देखो भाई इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये 21 रह गया, 21 प्लस कितना हो गया 12, तो ये हो गया आपका 33, सही किया होगा। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नोट करो। उसके बाद में हम सिज्विक रूल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है सिज्विक EAN रूल। तो सिज्विक के अकॉर्डिंग मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होंगे जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। समझो भी, जैसे नोबल गैस है आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर लिखो आप, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। क्लियर है। अब ये भूल जाओ, आप यहां से शुरू करते हैं। ये 4D मतलब 4th पीरियड में आती है, ये किस में आएगी 5th पीरियड में आएगी, और ये किस में आती है 6th पीरियड में आती है, ये हमें पता है। यानी मैं ये कह सकता हूं इनके बीच में 3D सीरीज आती है, यहां पर क्या आती है 4D सीरीज आती है, और यहां क्या आती है 5D सीरीज आती है, ये हमें पता है। अब आप कहोगे जी इनको क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, हमें पता है कि ज्यादातर जो डी ब्लॉक की मेटल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही है। तो डी ब्लॉक आपका तो 4th पीरियड से शुरू हो रहा है ना, तो मैंने इसलिए इनको ही लिया था, ठीक है। ज्यादातर 3D 4D और 5D की मेटल है वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगी। अब मैंने कहा कि सिज्विक के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होता है जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब 3D के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, क्रिप्टन के, यानी उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होना चाहिए। अगर 4D सीरीज की कोई मेटल एटम या आयन है तो उसके क्या होना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 54 होना चाहिए। अगर 5D सीरीज की कोई मेटल एटम या आयन है तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए 86 होना चाहिए, यानी नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगी। ये बात किसने कही थी, सिज्विक ने कही थी। तो नोट कर लो, पहले इस रूल को नोट करोगे, क्या लिखोगे भी, अकॉर्डिंग टू सिज्विक ओनली दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर स्टेबल हुज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि जिंक है और जिंक ने क्या कर रखा है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ठीक है,
और इस पर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर 0 है, और इसका जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो भी। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, 30 होता है। इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 करूंगा मैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ माइनस लगा के मैं 2 लिख दूंगा। इसके बाद में क्या होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 4 लिगेंड है तो कितने डोनेट करेंगे, 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 रह गया, +8 हो गया, यानी ये हो गया 36, है ना। अब देखो 36 आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और यह किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस। मतलब यह EAN रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा, सिज्विक EAN रूल ये फॉलो कर रहा है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो कोबाल्ट है आपका, तो कोबाल्ट के केस में क्या होगा कि कोबाल्ट के केस में मैं ये कर देता हूं 6 साइनाइड के साथ जोड़ देता हूं, ठीक है, और इसके ऊपर ओवरऑल -3 है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +3। अब आपको क्या करना है, EAN काउंट करना है। सबसे पहले आपको कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए, कितना होता है अभी, 27 होता है ना। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दो, प्लस क्या करोगे, 2 × 6 कर दोगे, कितना आ गया ये 24, है ना। 27 में से 3 माइनस कर दिया, 24 आ गया, और ये 12 आ गया, ये कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहां ले लिया मैग्नीज, ठीक है, और मैग्नीज के साथ मैंने, चलो साइनाइड ही लिख देता हूं, 6 साइनाइड जोड़ दिए हैं, और इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या होगा अभी, +2 चार्ज होगा। इसका काउंट करो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, इसमें से 2 माइनस कर दिया, प्लस क्या हो गया, 2 × 6 हो गया, 23 आएगा, 23 + 12 कितना हो गया, 35 हो गया ना, तो 35 आ रहा है। तो ये तो क्या हुआ, 36 के इक्वल नहीं है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल नहीं है, मतलब यह EAN, कौन सा, सिज्विक EAN रूल को ये फॉलो नहीं करा। सिंपल बात याद रखनी है, जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है जिस भी कॉम्प्लेक्स का, वो नेक्स्ट नोबल के गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा तो वो EAN रूल फॉलो करेगा। अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल नहीं है, मतलब वो सिज्विक EAN रूल फॉलो नहीं करा, ठीक है। एक बार ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिज्विक ने क्या कहा था कि वही आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबल होंगे जिनका EAN क्या होगा, नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। बट हमने क्या पाया कि बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनका EAN नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं है, फिर भी वो स्टेबल हैं, मतलब उन पर सिज्विक जो EAN रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यह लिमिटेड कंपाउंड पर ही एप्लीकेबल है। कौन कौन से पर एप्लीकेबल है, मेनली तो यह एप्लीकेबल होता है कार्बोनिल कंपाउंड पर, ठीक है। इसके अलावा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर भी यह एप्लीकेबल है, यानी ये 2 पर ही एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी पर एप्लीकेबल नहीं है। आप इसकी रखते हो, मान लो आपको यह देखना हो कि निकल टेट्रा कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो इस रूल से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या करना होगा, आपको EAN निकालना होगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, इसकी 0 है भाई यहाँ पर, ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं इसको। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बना रखे हैं। तो चेक करो भी कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 26 है, यानी 36 आ गया इसका EAN, जो किसके इक्वल है, क्रिप्टन के इक्वल है एटॉमिक नंबर के, मतलब ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब एक और देखो कि आपसे ये पूछ ले कि जैसे आयरन दे दिया, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, यहां X वैल्यू दे दी, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि आपको यहां पर दे दिया क्रोमियम और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, यहां Y वैल्यू दे दी, आपको कह दिया X और Y की वैल्यू क्या होगी, तो आप किससे निकालोगे, सिज्विक EAN रूल से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे समझो, जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26
ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी 0 है। और ये स्टेबल कब होगा? जब इसका एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए। इफेक्टिव एटॉमिक इसका EN नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाए। कितना होना चाहिए? 36, यानी 26 से 36 होना चाहिए। तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकते हैं? 5 लिगेंड दे देंगे, है ना। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 लिगेंड दे देंगे। मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? X की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लोगे। इधर देखो क्रोमियम का केस है। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? अभी 24 होता है। इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 12 चाहिए, ताकि वो एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो सके। ठीक है, 12 चाहिए, मतलब 12 कौन दे देगा भाई? 2 से डिवाइड कर दो, 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, तो यहां Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट नोबल गैस के इनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो होगा। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इस रूल की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। एग्जांपल देखो, जैसे वेनेडियम के साथ मैंने 6 कार्बोनिल लिगेंड लगा दिए हैं और इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो इसका पहले आपको क्या निकालना होगा? EAN निकालना होगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 12 दिए, ये 23 है, यानी टोटल EAN कितना हो गया? 35 हो गया। मतलब ये अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कब होगा? जब यह एक इलेक्ट्रॉन और ले ले। ठीक है, अब यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। क्यों लिया? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36 हो जाता है, जो नेक्स्ट नोबल के गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है स्टेबल होने के लिए, तो खुद तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और आगे वाले को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है? अब देखो मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज के साथ मान लो 6 कार्बोनिल ग्रुप ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस क्या होगा? 2 × 6 हो जाएंगे, यानी ये आ गया आपका 12, ये 25 है, 37 हो गए। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 37 है। मतलब अगर यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा, नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? यहां पर MnCO6, और यहां क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। वहां माइनस आया था, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा है? ये रिड्यूस करेगा, तभी देगा ना जब कोई लेने वाला होगा। तो दूसरे का रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो कि मुझे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल है या नहीं है चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? EAN का कैलकुलेट करूंगा। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 25 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस क्या होगा? 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही गया होगा। 35 बन रहा है, मतलब अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, मतलब खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। या दूसरी कंडीशन और बन सकती है स्टेबल होने के लिए। ये क्या कर सकता है? दूसरा सेम यही ग्रुप हो, उसके साथ बॉन्ड बना ले, यानी इसकी डाइमेराइजेशन हो जाए। क्या हो जाए? इसकी डाइमेराइजेशन हो जाए। अब डाइमेराइजेशन समझो, अगर डाइमेराइजेशन हो गई मतलब सेम ऐसा ही ग्रुप और था, उसके साथ इसने क्या किया? बॉन्ड बना लिया है।
तो क्या बन जाएगा, Mn2CO10 हो जाएंगे। डाइमराइजेशन मतलब दुगने हो गए ये, है ना। कैसे बनेगा देखो, मान लो ये मैग्नीज है और इसके साथ कार्बोनिल इस तरह से जुड़े हुए थे 2 3 4 और 5, ठीक है। दूसरा सेम एक मैग्नीज हो रहा है, उसके साथ भी ऐसे ही हो गया CO, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डाइमेराइजेशन हो गया। अब देखो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके होंगे डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। एक तो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, जो लोब होती है उनके हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लोब की साइड बाय ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। और जो डेल्टा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, जैसे आपका ये चार लोब हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, अगर ये चारों लोब किसी दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें तो उससे आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल में पढ़ोगे भी। जैसे ऐसी और चार लोब हो, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये भी एक्स एक्स है, ये भी वाई एक्स है, मतलब ये क्या हो गया आपका डी एक्स वाई हो गया, ये डी एक्स वाई हो गया, ठीक है। अगर मैं इस डी एक्स वाई के ऊपर ये वाला डी एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू रख दूं, ठीक है, कहां से, जेड एक्सिस के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, ये चारों लोब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम डेल्टा बॉन्ड कहेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज्यादा पढ़ना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में चले जाना भी। तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। अब इसका आपको कह दे कि इसका आप EAN कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे, सिंपल तरीका है अभी। तो इसका मुझे EAN कैलकुलेट करना है, मतलब यहां पर मेटल कितनी है, 2 है, हमें तो एक का ही पता होना चाहिए, तो एक का पता होना चाहिए, मैं क्या कर दूंगा, हाफ लगा दूंगा। अब शुरू करूंगा मैं कैलकुलेशन। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 25 होता है, 2 है तो इंटू 2 कर दूं। इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, 0 है, डबल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, या ना लिखो चाहे। इसके बाद में देखो प्लस में मुझे क्या करना है, लिगेंड ने कितने दिए इलेक्ट्रॉन, तो 10 लिगेंड है, तो 10 लिगेंड कितने देंगे, 2 × 10। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक प्लस और करना है, कौन सा, डेल्टा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, हमने यही तो कहा था। EAN क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं राउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो यहां पर मैं 2 और कर दूंगा प्लस। अब करो भी काउंट, ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, और ये 2 है, यानी 50 22 72 हो गया। तो 1/2 × 72 36 आ जाएगा, यानी ये स्टेबल हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, ठीक है। इनका एग्जांपल अभी देने वाला हूं। इससे पहले आप ये समझो कि पाई डोनर लिगेंड कौन से होते हैं, पाई डोनर लिगेंड, नाम ही बता रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लिख लो, दोज लिगेंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प से सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पाई डोनर लिगेंड कहेंगे। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, बेंजीन है, ये भी क्या करती है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। तो ये किसके द्वारा बनाएगी, इनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनके द्वारा, ठीक है। अब यहां कंडीशन अलग अलग हो सकती है पाई डोनर लिगेंड के केस में। मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेंजीन को, अगर यह सिर्फ अपना एक पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड के द्वारा, ठीक है,
तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। क्लियर है। अगर यह बेंजीन अपने, जैसे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से शो किया होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको। इसके बाद में देखो, अगर ये यानी सारे के सारे डोनेट कर दिए इसने, यानी 3 पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि यह 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और उसी से आप क्या करोगे, EAN कैलकुलेट करोगे। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां एक टर्म और आती है जिसे कहते हैं हेप्टिसिटी। ठीक है, हेप्टिसिटी को मैं क्या करता हूं, नीटा से डिनोट करता हूं। ठीक है, अब आप कहोगे जी ये हेप्टिसिटी क्या होती है। हेप्टिसिटी का मतलब सिंपल सा है भाई, जैसे यहां पर क्या है, यह जो पाई बॉन्ड डोनेट कर रही है, तो यह पाई बॉन्ड कितने एटम के बीच में था, कितने कार्बन एटम के बीच में था, 2 कार्बन एटम के बीच में था। यानी ये दोनों कार्बन अपना पाई डोनेट कर रही है, तो ये दोनों कार्बन इस मेटल के साथ क्या होगी, बॉन्ड बनाएगी। तो इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी, 2। यानी नंबर ऑफ कार्बन विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आर नोन एज हेप्टिसिटी। लिख लो, द नंबर ऑफ कार्बन विच आर बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन with pi electron cloud are known as hapticity। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हेप्टिसिटी क्या होगी, 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन इस मेटल के द्वारा बाउंड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, नीटा 2, यानी कार्बन का नंबर डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ कार्बन है कि कितनी कार्बन मेटल के साथ बाउंडेड है। यहां पर कितनी कार्बन मेटल के साथ बाउंडेड होगी भी, 1 2 3 4। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, नीटा 4। यहां कितनी बाउंडेड होगी भी, सारी की सारी बाउंडेड है, तो यहां क्या आ जाएगा, नीटा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 नंबर ऑफ कार्बन है विच इज बाउंडेड टू द मेटल एटम और आयन बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिंपल है, एक बार नोट करो। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। मान लो ये होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होता, और यहां पर माइनस चार्ज होता। ठीक है, अब माइनस है मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये मेटल को डोनेट करता, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या आती, 1 आती भी। इसकी हेप्टिसिटी क्या है, ये 1 है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे हम। बट इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये है, जैसे ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकती है और ये यहां भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये ऐसे रेजोनेंस करेगी तो मैं इसकी स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूं, CH2 CH CH2, यहां पर क्या होगा, इस तरह से। ये रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, और इसके ऊपर ओवरऑल क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव सब पे आ जाएगा ना, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव सब पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प से अगर यह मेटल से बॉन्ड करती है, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी तीनों कार्बन अपना इस मेटल के साथ बाउंडेड फॉर्म में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। हमें ये नंबर याद रखने हैं भी, इनकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, EAN काउंट कर सकता हूं। हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द कितने हैं। अगर मुझे ये आता होगा तभी तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लो कि ये वाला है। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्गेनिक में आप अच्छे से कर चुके हो। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, तो हम क्या कहेंगे, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिए ना इसके अंदर टोटल, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा, 5 कार्बन बाउंडेड होंगे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पाई वाले बॉन्ड बना रहे हैं, तो सारे के सारे बाउंडेड होंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, नीटा 5 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये नोट करो। इसके बाद में इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब देखो, जो पाई डोनर लिगेंड होते हैं वो कौन सा बनाते हैं? कंपाउंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि आयरन है, इसके साथ नीटा मैंने 5 लिख दिया, यहाँ C5H5 लगा हुआ है 2, और ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भी, Fe है और यहां पर 5 मेंबर रिंग लगी हुई है। इस तरह से इसने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, एक 5 मेंबर रिंग यहां भी है, और इसने क्या कर रखा है, इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प से मेटल के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, ये वही रिंग है जो मैंने अभी समझाई थी आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस रिंग को, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेम रिंग है ये। अब देखो यहां पर -1 है, -1 यहां है, और इसके ऊपर क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो ओवरऑल तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। +2 इस पे है और इन दोनों पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल हो गया। अब इसके केस में आपको EAN काउंट करना हो, कैलकुलेट करना हो, कैसे करोगे? आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सॉरी +2 है, यानी -2 करेंगे हम। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? तो मैंने क्या बताया था, अगर इस फॉर्म में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन देगा ना, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। एक ने 6 दिए हैं, तो टोटल कितनी ये आपकी रिंग है, 2 है, तो कितने हो गए, 12, यानी 24 ये रह गया आपका, इसमें से माइनस कर दूंगा, और 12 ये आ गया, 36 आ गया। मतलब ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है और स्टेबल है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसे फेरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेरोसिन। फेरो नाम कहां से आ गया, फेरस से। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो कि आपका क्रोमियम है और इसके साथ मैंने नीटा 6 कर दिया, C6H6, बेंजीन आपको पता ही है ये होती है, और ये 2 जुड़ी हुई है इसके साथ। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्रोमियम है यहां पर और यहां बेंजीन लगी हुई है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरह से। इसे सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं अभी। ठीक है, यहां 2 रिंग है जो लिगेंड का काम कर रही है अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड की हेल्प से, और ये बीच में क्या हो गया, मेटल हो गया, यानी 2 लिगेंड के बीच में मेटल लगी हुई है, सैंडविच हो गया ये। सैंडविच कंपाउंड कहते हैं इसको। हाँ, इसे क्या कहेंगे, डाईबेंजीन क्रोमियम। क्या कहेंगे, डाईबेंजीन क्रोमियम कंपाउंड का नाम है। अब इसका कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी भी 0 है, इनकी भी 0 है। बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता ना, तो EAN कैलकुलेट करना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होगा, कितना होता है भाई, 24। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मैंने बेंजीन का बताया था, कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 6 × 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो मैंने नहीं लिखी, कोई जरूरी नहीं है 0, तो बीच में आप 0 लिखोगे। तो क्या हो गया भाई, 12 ये हो गया, 24 ये हो गया, यानी 36 हो गया। यानी मैंने कहा था कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तभी स्टेबल होंगे जब इनका EAN नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल होगा, तो ये इनका इक्वल है। ठीक है, तो ये था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन पर एप्लीकेबल है, किसने ये रूल दिया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और कौन डाइमेराइजेशन कर रहा है, हमने डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।